राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम सभी को। शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत अपन विभिन्न समितियों की बात कर रहे थे। 2-5 समितियों का चर्चा अपने और बची है, तो बात करते हैं। आज एक नई समिति के ऊपर अपन अध्ययन करने वाले हैं। बहुत खास चीजें, बहुत यूनिक और बहुत छोटी संस्थाएं हैं, है ना। इसका भी हल्का फुल्का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि इससे प्रश्न बनने के नहीं के बराबर चांस है। भाई मेरा तो काम है, आपने कोर्स ले रखा है तो मुझे तो 100% पढ़ा नहीं है, लेकिन इस संस्था से प्रश्न आने के कोई नहीं के बराबर क्या बनते हैं, चांस बनते हैं। फिर भी हल्का फुल्का आपको क्या रखना चाहिए दोस्तों, याद रखना चाहिए। आज के अपने टॉपिक का नाम है दोस्तों RIE। क्या नाम है दोस्तों? RIE। RIE क्या चीज है दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए ये RIE है जो क्या चीज है, तो बात करते हैं दोस्तों RIE की। तो RIE एक संस्थान का नाम है। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसका फुल नाम होगा। अब ये क्या काम करता है, क्या काम नहीं करता है, इसके ऊपर अपन चर्चाएं करें तो दोस्तों इसका जो मेन काम क्या है, ये भी सभी शिक्षण संस्थाएं जो अपन ने पढ़ी थी उसी की तरह है। सभी शिक्षण संस्थानों का काम ये है, गुणवत्ता में शिक्षा में गुणवत्ता लेकर के आना, सेवारत सेवापूर्व शिक्षकों को ट्रेनिंग देना, ये काम है। लेकिन इसको राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित किया गया है, बस फर्क इतना है। बाकी अपन ने जितनी भी संस्थाएं पढ़ी थी वो सब राज्य स्तर पर काम कर रही थी। ये एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर किया गया था, देश लेवल पर किया गया था, और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर यह काम करती है। जितनी भी छोटी मोटी केंद्रीय संस्थाएं होती है उससे जुड़ करके निर्मित होती है। इसका भी काम यही है, सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सेवा पूर्व शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, शिक्षा में गुणवत्ता लेकर के आना, संसाधनों का प्रयोग करवाना, है ना, नवाचारों को जोड़ना, तकनीकी शिक्षा से जोड़ना, इसी प्रकार के उद्देश्य सब में सेम चलते हैं। तो ये है आपके द रीजनल ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यदि मैं बात करूं दोस्तों कि इसको अपन हिंदी में किस नाम से जानेंगे, तो आपको याद रखना है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। एक प्रश्न आप ये मान करके चलो कि आपके फुल फॉर्म में से आएगा, ये तय है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसको अपन कहते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। इसके नाम से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान क्या चीज है। अब मैं थोड़ी सी हल्की सी बात करता हूं दोस्तों। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो है, इसका जो पूर्व में जो नाम था दोस्तों, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान नहीं था दोस्तों। इसका पूर्व में जो इसका जो मूल नाम है वो है RCE। इसका जो मूल नाम जो था वो क्या था आपके? RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसका रियल नाम जो था वो क्या था आपके? रियल नाम यदि आपसे पूछ ले कि इसका वास्तविक नाम क्या होगा, तो इसका वास्तविक नाम जो रखा गया था वो क्या रखा गया था आपके? RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो यहां पे दो चीजें आपकी बनती है, एक तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एक आपके कौन सी आ जाएगी? RCE। इसका मेन नाम था दोस्तों, जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। इसको हिंदी में अगर कहना चाहेंगे तो क्या कह देंगे अपन? क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज अपन पढ़ रहे हैं उसका जो मूल नाम है वो क्या है दोस्तों? तो इसका मूल नाम जो है ये था महाविद्यालय। जो पहली बार इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम यह था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, जिसको अपन RCE के नाम से जानते थे। आगे जाकर के ये नाम क्या हो गया आपके? RIE में बदल दिया गया। ये आपको ध्यान रखना। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का जो मूल नाम था पहले वो क्या था? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? केंद्र द्वारा 1963 के अंदर भारत में कुल 4, भारत के अंदर कितने दोस्तों? कुल 4 RCE का निर्माण किया गया या RCE की स्थापना की गई। कुल 4 RCE की स्थापना की गई। मतलब पूरे भारत के अंदर कुल कितने RCE खोले गए थे? पूरे भारत के अंदर मात्र 4 शिक्षा महाविद्यालय खोले गए थे दोस्तों। तो याद रखिएगा, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की संख्या जो थी 1963 के अंदर कितने खोले गए थे दोस्तों? 4 खोले गए थे दोस्तों। वो कौन कौन से थे? तो एक तो था राजस्थान का आपके अजमेर। कौन सा था दोस्तों? अजमेर। एक था आपके मैसूर। एक जो है वो कहां हो जाएगा? आपके मैसूर। तीसरा जो पड़ जाएगा वो कहां पड़ेगा? आपके भोपाल, मध्य प्रदेश में। और चौथा जो पड़ेगा वो कहां पड़ जाएगा? आपके भुवनेश्वर।
तो टोटल कितने आरसीई खोले गए थे दोस्तों? तो क्या याद रखोगे कि 4 आरसीई की स्थापना जो है यहां पे की गई थी। तो 4 आरसीई क्या चीज है? तो पहले ध्यान रखना, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन REI का जो रियल नाम था वो था क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। इसका वास्तविक नाम जो था वो था आपके RCE, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय महाविद्यालय शिक्षा। तो यहां पे जो चीजें थी दोस्तों, इसकी स्थापना 1963 में की गई थी केंद्र सरकार द्वारा, और पूरे भारत के अंदर 4 केंद्र खोले गए थे, जिसके अंदर राज्य के लगभग सभी राज्यों को समाहित किया गया था। कुछ राज्य अजमेर को दिए थे, कुछ मैसूर को दिए थे, कुछ भोपाल को दिए थे, कुछ भुवनेश्वर को दिए थे। मैंने कहा ना, ये केंद्र लेवल पर है, सेंट्रल स्टेट लेवल पर समिति नहीं है। ये देश लेवल पर जो बनती है वो क्या बनती है? आपके एक साथ में बनती है। तो यहां आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले जो केंद्र ने RCE की स्थापना की थी, वो RCE कुल कितने थे दोस्तों? वो थे आपके 4। कितने थे दोस्तों? 4। तो आपको याद रखना है कि टोटल कितने थे? आपके 4 थे। फिर इसका ध्यान रखना है कि 1965 के अंदर, 1963 में इसकी स्थापना की थी। 1965 के अंदर जो आपका RCE जो था ना, 1965 के अंदर जो आपका RCE था, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो था, उस रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन को किस में बदल दिया गया? वो बदल दिया गया आपके RIE, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बदल दिया गया। तो आपको पूछ ले कि RCE का नाम RIE कब पड़ा? तो वो पड़ा था 1965 में। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था RCE। 1965 में इसका नाम बदल करके क्षेत्रीय महाविद्यालय शिक्षा से नाम बदल करके क्या रख दिया? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का इसका नाम रख दिया था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया था। कब बदल दिया गया था? इसके अंदर। अब आपको यह पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के अंदर कुल कितने जो हैं आपके RIE चल रही हैं, वर्तमान में कितने चल रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो आपके इनकी संख्या है, वर्तमान में इनकी संख्या 5 है। वर्तमान में भारत के अंदर कितने RIE चल रहे हैं? तो वर्तमान में भारत के अंदर कोई कितने हैं दोस्तों? टोटल 5। आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है दोस्तों। बात की जाए दोस्तों कि 5वां जो है कहां है दोस्तों? तो 5वां बना हुआ है आपके शिलांग। शिलांग बहुत प्यारी जगह है, बर्फीली जगह है शिलांग। यहां पे पहाड़ी क्षेत्र में यह बना हुआ है दोस्तों शिलांग, जिसकी स्थापना यदि पूछ ले आपको तो 1995 में की गई थी। अब आपको यहां पे 2 प्रश्न हो जाते। अंतिम RIE कौन सा है? अंतिम RIE शिलांग में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 1995 में किया था, जिसका नाम रखा था पूर्वोत्तर राज्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। नाम क्या रखा था उसका? पूर्वोत्तर शिक्षा संस्थान नाम रखा था इसका। पूर्वोत्तर, पूर्व और उत्तर में स्थित होने के कारण इसको किस नाम से जाना जाता था? पूर्वोत्तर शिक्षा संस्थान। ये एक बेसिक फॉर्मेट जो आपके इसका होता है वो आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं RIE क्या है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन क्या है। केंद्र स्तर पर, देश के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिए, उनमें सुधार लाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मूल नाम जो था वो क्या था दोस्तों? आपके पहले जो था वो RCE था, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी। पूरे भारत के अंदर जो है आपके कुल 4 RCE की स्थापना की गई थी। एक अजमेर के अंदर था, एक मैसूर के अंदर था, एक भुवनेश्वर के अंदर था, और एक कहां था? आपके भोपाल के अंदर था। इन्हीं RCE को भविष्य में जाकर के किसमें चेंज कर दिया? आपके भविष्य में जाकर के आपके RIE के अंदर इसको क्या कर दिया गया था? बदल दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, RIE में RCE को RIE में क्या कर दिया गया था? परिवर्तित कर दिया गया था। अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि RIE को कब परिवर्तित किया गया? तो 1965 में परिवर्तित कर दिया गया था। अंतिम RIE कौन सा है भारत में बनने वाला? उसका नाम है आपके पूर्वोत्तर शिक्षा संस्थान के नाम से अपन जानते हैं। लेकिन कहां स्थापित किया गया? शिलांग में स्थापित किया गया। और कब स्थापित किया गया? 1995 के अंदर। तो यह आपको रखना है कि वर्तमान में टोटल कितने RIE राजस्थान या भारत में है, तो वर्तमान में आप इनकी संख्या कुल कितनी बताओगे? 5 बताओगे। यह आपका एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको क्या होना चाहिए। किसी भी संस्थान को आप पढ़ो, किसी भी टर्म्स को आप पढ़ो, किसी भी एजुकेशनल सिस्टम को आप पढ़ो, पहले उसकी बेसिक थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। क्या है ये, कैसे बना, कैसे नहीं आया, वगैरह वगैरह। इसका एक ऐतिहासिक परिचय जिसे हम कहते हैं, वो ऐतिहासिक परिचय हमें क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। आशा करता हूं कि यहां तक आपको एक बार समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से RIE की क्या रही थी दोस्तों प्रक्रिया रहेगी। अच्छा, एक आपको मैं चीज और बता देता हूं। जैसे मैंने बताया था ना, अंतिम RIE कौन सा है, तो अंतिम RIE अपन कौन सा बताया था? अंतिम RIE कौन सा बताया था मैंने आपको? अंतिम RIE शिलांग वाला बताया था। तो ध्यान रखना
शिलाग जो है वो एक ऐसा शिक्षण संस्थान है ना, ऐसा इंस्टीट्यूट है दोस्तों, ये एक ऐसा रीजनल इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर केवल राज्य को समाहित किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश एक भी नहीं है। आपको ऐसा पूछ ले कि ऐसा कौन सा रीजनल इंस्टीट्यूट है या कौन सा रीजनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जिसके अंतर्गत केवल राज्य सरकारों को समाहित किया गया है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को नहीं लिया गया है, तो वो एकमात्र कौन सा कहलाएगा? शिलाग। इसके अंदर कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड नहीं है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर क्या नहीं है दोस्तों? इंक्लूड नहीं है। यह आपको ध्यान रखना है, एक भी केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत नहीं आता है। जितने भी आते हैं वो कितने आते हैं? आपके राज्य वाले आते हैं, बाकी सबके अंदर केंद्र वाले भी समाहित किए गए हैं। ये आपको एक बेसिक जानकारी और इसके संदर्भ में क्या हो जानी चाहिए? याद रहनी चाहिए दोस्तों। चलिएगा, इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों कि अक्षत्रिय शिक्षा संस्थान। सबसे पहले अपन अजमेर को पढ़ लेते हैं, बाकी सबको नॉर्मल पढ़ेंगे, अजमेर को मेन पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने राजस्थान में चलता है। तो बात करते हैं RIE अजमेर। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? RIE अजमेर की हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? बात कर रहे हैं। इसको अजमेर में कब लाया गया था, कैसे लाया गया था, इस चीज के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, RIE जो अजमेर है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, आपके RIE जो अजमेर में बना हुआ है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1963 में टोटल 4 जो है इन्होंने RCE की स्थापना की थी, वही आगे जाकर के RIE में बदले थे। तो 4 में एक अजमेर भी था। तो इसकी भी स्थापना कौन सी मानी जाएगी? आपके 1963। कौन सी मानी जाएगी दोस्तों? 1963 ही इसकी क्या मानी जाएगी? स्थापना मानी जाएगी कि इसकी भी स्थापना कब हुई थी? आपके 1963 में हुई थी दोस्तों, है ना। ये आपके भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किया गया है, उत्तरी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। जैसे पूर्वोत्तर वो है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उसको उत्तरी क्षेत्र संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। जो अजमेर वाला बना हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है, उत्तरी क्षेत्र के संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। फिर आपको ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर इनके कौन कौन से राज्य के इनका क्षेत्राधिकार कितना है, कौन कौन से राज्य जो है इनके अंदर इंक्लूड होते हैं, इनका क्षेत्राधिकार कितना है इस संस्थान का, कि कौन कौन से राज्य जो है हमारे इस संस्थान के अंतर्गत काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्षेत्राधिकार तो राजस्थान स्वयं हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना कहां की गई है? आपके राजस्थान में की गई है। तो एक जो राज्य आ जाएगा वो तो कौन सा आ जाएगा? आपके राजस्थान आ जाएगा। फिर आ जाएगा एक आपके आ जाएगा यहां पे पंजाब आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके यहां पे हरियाणा आ जाएगा। हरियाणा के बाद में यदि मैं बात करूं तो एक आ जाएगा आपके यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश जो होगा वो भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? आपके इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उसके बाद में आ जाएंगे एक तो आपके आ जाएगा उत्तराखंड। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड। और एक आ जाएगा आपके हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये राजस्थान में जो अजमेर में RI खुला गया है उसका क्षेत्र है, कि जहां जहां पे ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपके ये। फिर बात करते हैं, ये तो हो गए आपके राज्य जो होंगे वो इसके अंदर आ जाएंगे। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जो इसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो इसमें? मैंने कहा ना, शिलाग को छोड़ करके सभी के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों को इंक्लूड किया गया है। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, एक तो आ जाएगा आपके दिल्ली, एक आ जाएगा हाल ही में बना लद्दाख, दिल्ली हो गया, लद्दाख हो गया। एक आ जाएगा आपके चंडीगढ़, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, और एक आपके आ जाएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये जो राज्य बने हुए हैं, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन केंद्र शासित प्रदेशों को किसके अंदर जोड़ा गया है? आपके अजमेर के अंदर जोड़ा गया है। ये आपको क्या करना है? याद रखना है। तो पूछ ले कि अजमेर का जो क्षेत्र है वो कितना है? तो अजमेर का ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? आपको लंबा लंबा मोटे मोटे तौर पर देखे तो ये उसका क्या कहलाएगा? क्षेत्राधिकार कहलाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपने महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, वो इसके साथ संचालित संस्था है। मेन रूप से ये कहां चलता है? तो ये चलता है आपके महर्षि दयानंद सरस्वती महाविद्यालय, जो कि अजमेर में है। दयानंद सरस्वती महाविद्यालय कहाँ है? आपके महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ है? आपके
अजमेर में है और इसी के अंतर्गत आपके ये संस्थान क्या होती, संचालित होती है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि इसकी जो जगह है, इसका जो कार्यालय वगैरह जो है, संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा बताओगे, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कौन सा कहलाएगा, आपके इसे संबंधित विश्वविद्यालय कहलाएगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, इस अजमेर के संबंध में आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट, वो क्या याद रखनी है कि डीएमएस दोस्तों, ये डीएमएस क्या चीज है दोस्तों, डेमोस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल, डेमोस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत अधिक कार्यों के लिए, मल्टीपर्पज कार्यों के लिए जिन स्कूलों की स्थापना की जाती है, ये डीएमएस स्कूल की जो शुरुआत होती है, वो भी डीएमएस जो है वो भी राजस्थान की आरआई अजमेर के अंतर्गत चलता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, तो ये बहुउद्देश्य निर्देशन देने वाला एक स्कूल है जो किसी एक उद्देश्य के लिए निर्मित नहीं होता है, उसमें बहुउद्देश्य के लिए इन स्कूलों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। अपन यूं कह सकते हैं कि बहुउद्देश्य निर्देशित स्कूल, बहुउद्देश्य निर्देशित स्कूल, बहुउद्देश्य निर्देशित स्कूल है एक प्रकार का निर्देशित स्कूल, निर्देशित विद्यालय बनाया गया है। ये डीएमएस स्कूल जो चलता है वो कहां चलता है दोस्तों, आपके आरआईई अजमेर के अंतर्गत चलता है। ये संस्था का नाम है, आपको बारीकी से थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखना है कि आरआईई के अंतर्गत क्या करता है दोस्तों, ये चलता है। तो ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो की गई थी, डीएमएस की स्थापना पूछ ले यदि आपको, तो जैसे ही आपके आरआईई की स्थापना हुई थी, अगले ही साल इसकी भी स्थापना हो गई थी 1964 में। डीएमएस की स्थापना कब की गई थी, डीएमएस की स्थापना कब बताओगे दोस्तों, 1964 में की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो कितनी कक्षा तक के लिए चलती है, तो ये कक्षा 1 से 12 तक को जोड़ा गया है इसके अंदर। कितनी कक्षा को जोड़ा गया दोस्तों, कक्षा 1 से 12 तक को इसके अंदर जोड़ा गया है। और ध्यान रखना, एनसीईआरटी में जो भी नवाचार होता है, किसके अंदर दोस्तों, एनसीईआरटी में कोई भी नई चीज आती है तो उसका शिक्षण प्रशिक्षण इसी विद्यालयों के अंतर्गत करवाया जाता है। कि कोई नई टेक्निक्स मान लो एनसीईआरटी ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, कोई नवाचार जो है शिक्षण में लेकर के आ गया, तो उसको ट्रेनिंग देने का काम, उसको बच्चों को या शिक्षकों को सिखाने का काम भी डीएमएस का रहता है। ये डीएमएस क्या चीज है, एक इस प्रकार के स्कूलों के डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन का मतलब बहुउद्देश्य बनाया गया। प्रत्येक चीज का डेमो वही होता है कि ये चीज कितनी सही और कितनी गलत है, उसके लिए डेमो लेना पड़ता है। तो डेमोस्ट्रेशन से कुछ स्कूल्स बनाए गए हैं। तो ये डेमोस्ट्रेशन के स्कूल जितने भी राजस्थान के अंतर्गत बने हुए हैं, ये डीएमएस जो है वो किसके अंतर्गत चलते हैं दोस्तों, तो आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है कि डीएमएस जो है वो किसके अंतर्गत चलते हैं, आपके राजस्थान के अंतर्गत चलते हैं। तो बात करते हैं अजमेर वाले की। 1963 में इसकी स्थापना की गई थी, उत्तरी संस्थान के नाम से जानते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जो है इसका संबंधित विश्वविद्यालय कहलाता है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो राज्य हैं, ये इनके क्षेत्राधिकार वाले राज्य कहलाते हैं। और दिल्ली, लद्दाख, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेशों में से जो है वो केंद्र शासन के अंतर्गत आते हैं। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है, याद रखना है। तो पहली चीज तो मैंने बता दी आपको, कौन सी वाली बता दी, अपने राजस्थान वाली बता दी दोस्तों। फिर अपन बात करते दोस्तों कि दूसरा संस्थान कौन सा है, मैसूर। दूसरी जगह कौन सी है दोस्तों, मैसूर। और आप सब लोग जानते हैं कि मैसूर जो पड़ता है वो कर्नाटक में पड़ता है भाई दोस्तों। कहां पड़ता है आपके, कर्नाटक। इसके अंतर्गत इसकी भी स्थापना कब की जाएगी, तो इसकी भी स्थापना तो 1963 को की जाएगी, क्योंकि सबकी 1963 में हुई। तो इसकी भी जो होगी वो कौन सी होगी, इसी के अंदर होगी। और इससे संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो नॉर्मल सा याद रखना है आपको, मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटका। मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटका जो है वो इसका संबंधित विश्वविद्यालय कहलाता है, कर्नाटका। कौन सा कहलाएगा दोस्तों, मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटका जो है वो इसका क्या कहलाता है, आपके संबंधित विद्यालय कहलाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। फिर यदि, हालांकि इतना डिटेल्स आपको जानना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि जिज्ञासाएं हैं तो मैं बता देता हूं कि इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा, क्योंकि इनके क्षेत्राधिकार आपको याद नहीं करने। आपको क्षेत्राधिकार केवल राजस्थान वाले, अजमेर वाले याद रखने। इतने क्षेत्राधिकार यदि आप याद रखोगे तो आप खुद भूल जाओगे कौन कौन से थे और कौन कौन से नहीं थे। तो एक तो इसका क्षेत्राधिकार में कौन कौन सा हो जाएगा, आपके कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक। एक इसके क्षेत्राधिकार में कौन सा आ जाएगा, आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये साउथ के जितने भी हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और कौन सा हो जाएगा आपके तेलंगाना।
ये साउथ के जितने भी राज्य हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं, ये तो कहलाते हैं इनके राज्य। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं, तो ध्यान रखना है दो, एक तो लक्षद्वीप और एक पुडुचेरी। लक्षद्वीप और पुडुचेरी जो है, एक तो लक्षद्वीप और एक कौन सा आ जाएगा आपके पुडुचेरी जो है वो इसके क्षेत्र में आते हैं। तो इसका क्षेत्राधिकार क्या कहलाएगा, तो दो तो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं इसके अंदर और यही आता है। इतना आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना कि मैसूर कर्नाटक में दूसरा और इसके संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो क्या नाम याद रखोगे, इसका विश्व संबंधित जो विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है आपके, ये नाम है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई इससे कोई इतना मेन चीज नहीं आ जाता है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। चलिएगा तीसरा पढ़ते हैं अपन, भुवनेश्वर। तीसरा कौन सा है दोस्तों, भुवनेश्वर। इसकी स्थापना भी कब की गई थी, तो सेम सबकी स्थापना एक ही तारीख याद रखनी है आपको, 1963 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। फिर आपको ये पूछ ले दोस्तों, ये पूर्वी क्षेत्र का, ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी क्षेत्र, ये कौन सा कहलाता है आपके, पूर्वी क्षेत्र का संस्थान कहलाता है, ये भी इसके संदर्भ में याद रखिएगा। आपको पूछ ले कि इससे संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, तो इस संबंधित विश्वविद्यालय का नाम है आपके उत्कल विश्वविद्यालय मैसूर, विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। विश्वविद्यालय कौन सा बताओगे आप, विश्वविद्यालय भुवनेश्वर। भुवनेश्वर याद रखिए, संबंधित विश्वविद्यालय का नाम क्या है, उत्कल विश्वविद्यालय, जो कहां स्थापित किया गया है, भुवनेश्वर के अंदर स्थापित किया गया है। हालांकि इसके भी क्षेत्र मुझे तो बताने पड़ेंगे, लेकिन क्षेत्र आपको याद नहीं करने, केवल हल्की से नजर रखना अगर काम पड़ जाए। तो एक तो आता है इसके अंदर, देखो राज्य की बात करूं तो एक तो आता है पश्चिमी बंगाल पूरा आ जाएगा इसके अंदर, पश्चिमी बंगाल आ जाएगा, भुवनेश्वर आ रहा है, इसका मतलब उड़ीसा तो है ही है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बिहार झारखंड दोनों इसके अंदर आ जाएंगे, बिहार भी इसके अंदर जोड़ देंगे और किसको जोड़ देंगे अपन, झारखंड को भी इसके अंतर्गत जोड़ देंगे। तो कौन कौन से हो गए इसके अंदर, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, और कौन सा हो जाएगा आपके, ओडिशा हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें अपन तो आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश अगर बंगाल पास में है तो अंडमान निकोबार जो है इसी के अंदर आएगा। अंडमान निकोबार जो है वो किसके अंतर्गत आएगा आपके, इसी संस्थान, इसी आरआई के अंतर्गत आएगा। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश इनके होते हैं। ये कौन सा हो जाता है आपके, भुवनेश्वर वाला। अंतिम जो एक चार बचता है, पांचों तो खैर है ही, उसको अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा। पांचवी बात करते हैं अपन भोपाल। भोपाल हम सब जानते हैं कि भोपाल कहां पड़ता है आपके, एमपी स्टेट में पड़ता है। इसकी स्थापना भी कब की गई थी, तो स्थापना की सबकी तारीख आपको सेम याद रखनी है, 1963 रहेगी। यह स्थापना की तारीख किसी के अंतर्गत भी नहीं बदलेगी, 1963 क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। फिर देखिएगा आगे चलते हैं अपन, 1963 क्या रहेगा इनका, ये रहेगा दोस्तों, ये आपके पश्चिमी क्षेत्र का महाविद्यालय कहलाता है। कौन से क्षेत्र का, पश्चिमी क्षेत्र का संस्थान। ये अभी याद रखना है, उत्तर का कौन सा है, पूर्वोत्तर का कौन सा है ना, कभी पूछ ले तो ये पश्चिमी क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिए पश्चिमी क्षेत्र का कौन सा कहलाता है, तो वो कौन सा कहलाएगा आपके, भोपाल वाला है ना। इसकी संबंधित विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। क्या नाम है दोस्तों, बरकत उल्ला, स्टेडियम जोधपुर में बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल जो है क्या कहलाएगी, इसका संबंधित विश्वविद्यालय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बरकत उल्ला विश्वविद्यालय क्या कहलाएगा, जो है वो क्या कहलाएगा आपकी, इसका क्षेत्र कहलाएगा। ये आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है दोस्तों। इसके क्षेत्र की बात करें दोस्तों, इसका क्षेत्राधिकार कौन कौन सा है। इसके क्षेत्राधिकार की यदि मैं बात करूं कि कौन कौन से राज्य जो है इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखिएगा एक तो स्वयं एमपी आ जाएगा इसके अंदर, एक गुजरात आ जाएगा इसके अंदर, एक महाराष्ट्र जो है वो भी क्या आ जाएगा आपके, इसी के अंतर्गत आ जाएगा। महाराष्ट्र को इसी के अंदर ऐड किया गया है। एमपी हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद में आ जाएंगे आपके गोवा और छत्तीसगढ़। गोवा भी इसी के अंतर्गत आता है, और छत्तीसगढ़ जो है उसको भी अपन क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ को भी अपन इसी के अंदर जोड़ देंगे। तो कौन कौन से होंगे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, और कौन सा हो गया आपके छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो क्या आएंगे आपके, इसी के अंतर्गत आएंगे। ये इसका क्षेत्र कहलाता है। और बात करते दोस्तों कि इसके अंदर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको पता है दमन द्वीप, एक तो कौन सा आ जाएगा आपके दमन द्वीप, और एक आ जाएगा आपके दादर एवं नगर हवेली। दादर नगर हवेली, एक तो दादर नगर हवेली, और एक कौन सा आ जाएगा आपके इसके अंतर्गत दमन द्वीप। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है वो किसके अंतर्गत आते हैं आपके, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो चार जो मेन थे उनको अपन ने पढ़ लिया, मैसूर वाला बता दिया, अजमेर वाला बता दिया, भोपाल वाला बता दिया, और भुवनेश्वर वाला बता दिया। अब देखिए अपन अंतिम चरण पे चलते हैं। पांचवा जो नया नया बना था, शिलाग। अंतिम जो बना था वो कौन सा बना था आपके, शिलाग बना था। और आप सबको पता है कि शिलाग की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1995
1995 में इसकी क्या की गई थी दोस्तों, स्थापना की गई थी। शिलांग की, आपको याद रखना है दोस्तों, शिलांग की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपके, है ना। और आपको ये चीज तो मैंने पहले बताई थी कि इसको पूर्वोत्तर नाम से जाना जाता है, ये पूर्वोत्तर हो जाएगा। इसकी ये कौन सा संस्थान है, तो ये पूर्वोत्तर एरिया में खोला गया संस्थान का नाम है पूर्वोत्तर संस्थान है। ये आपको याद रखना है। ये नवीनतम है, ये भी आपको याद रखना है कि ये सबसे नया वाला है, ये भी याद रखना है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट हिल, नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय जो है वो इसके अंतर्गत संबंधित संस्था। इसको एक ध्यान रखना, इसको भुवनेश्वर से अलग करके बनाया है, इसको भुवनेश्वर से क्या किया है, भुवनेश्वर से पृथक करके बना संस्थान, भुवनेश्वर से अलग करके शिलांग का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। बाकी ये जितने भी क्षेत्र है पहले किसमें आते थे आपके, वो ओडिशा के अंतर्गत आते थे, ओडिशा से अलग करके शिलांग को क्या किया है दोस्तों, बनाया गया है दोस्तों। ध्यान रखिएगा इसके अंदर केवल राज्य आएंगे, एक भी जो होगा वो नहीं होगा दोस्तों, है ना दोस्तों, एक भी नहीं होगा। जितने भी आएंगे वो कौन से आएंगे, इसके अंदर केवल राज्य आएंगे, केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर एक भी नहीं है। बताइएगा कौन कौन से राज्य अगर इसके अंतर्गत आते हैं, अपन बात करें दोस्तों, तो एक तो आएगा आपका मेघालय, मेघालय, असम, मणिपुर, मेघालय, असम, मणिपुर, और इसके बाद में हो जाएंगे आपके उसी साइड वाले जिले आपके क्या बोलते हैं उनको, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, और कौन सा हो जाएगा आपके नागालैंड, कौन सा हो जाएगा आपके नागालैंड। ये जो राज्य आते हैं वो क्या आते हैं दोस्तों, आपके इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं, मेघालय, असम, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड। 6 कैसे हुए इसके अंदर, 7 राज्य आते हैं, 1 2 3 4 5, अच्छा एक और आता है मिजोरम। ये कौन सा राज्य आ जाएगा इसके अंदर, मिजोरम जो राज्य है वो भी आपके इसके अंतर्गत आता है। ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्राधिकार। तो ध्यान रखिएगा शिलांग एक अंतिम जो है नवीनतम आरआई संस्थान है जिसकी स्थापना शिलांग में की गई, इसको पूर्वोत्तर संस्थान के नाम से जाना जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है, इसको नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय जो है इसका संबंधित विश्वविद्यालय कहलाता है। ये क्षेत्र इसके अंदर काम आते हैं। उसको भुवनेश्वर से जो आरआई थी उसको पृथक करके इसका क्या बनाया गया है दोस्तों, निर्माण जो है इसका किया गया है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, याद रखना है। ध्यान रखिएगा कि नेल्लोर जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों, कहां पड़ता है आपके, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वो 6ठा आरआई बन सकता है, अभी तक बना नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। आपके रीड से पहले पहले ये बन जाएगा तो मैं आपको अपडेट्स करके बता दूंगा। तो ध्यान रखिएगा नेल्लोर जो है आंध्र प्रदेश में ये प्रस्तावित है, बहुत जल्द जो है ये आरआई के अंदर क्या हो जाएगा, बदल दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये आपके जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके क्षेत्र कहलाते हैं। 5 चीजों को अपन ने पढ़ लिया, राजस्थान वाली जो है वो आपको मेन याद रखनी है। तो देखिएगा आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, और अब बात करते हैं कि इसके विभाग कौन कौन से विभाग जो है वो आरआईई के अंतर्गत क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। विभाग कौन कौन से हैं, कौन कौन से विभाग जो है इसके अंतर्गत काम करते हैं दोस्तों। तो 4 विभाग इसके अंदर जोड़े गए हैं दोस्तों। एक का तो नाम है शिक्षा विभाग। क्या नाम है दोस्तों, एक विभाग का नाम है शिक्षा विभाग। आरआईई के अंतर्गत कुल कितने जोड़े गए हैं आपके, तो कुल 4 जोड़े गए हैं। 4 में से एक का नाम है आपके शिक्षा विभाग, एक का नाम है विज्ञान व गणित शिक्षा विभाग, विज्ञान व गणित शिक्षा विभाग, विज्ञान व गणित शिक्षा विभाग। टोटल 4 विभाग है। एक शिक्षा विभाग आ गया, एक कौन सा आ गया आपके विज्ञान गणित आ गया, और एक कौन सा याद रखोगे आप इसके अंदर, विस्तार सेवा विभाग, विस्तार सेवा विभाग। मैं बताऊंगा इन चारों के अंदर क्या क्या चीजें होती है। और एक जो आ जाता है वो कौन सा आ जाता है, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विज्ञान, मानविकी विज्ञान। देखिए ये जो 4 क्षेत्रों का निर्माण किया गया है दोस्तों, वो क्या किया गया है दोस्तों, 4 विभाग इसके अंदर बनाए गए हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करें शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग का क्या काम है, ये नवाचार और तकनीक को शिक्षण में जोड़ने का काम करता है। दूसरा विभाग है विज्ञान तथा गणित शिक्षा विभाग। विज्ञान और गणित से जुड़े जितने भी विषय हैं, चाहे वो
बीज गणित हो, चाहे वो तर्क गणित हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जूलॉजी हो, जियोलॉजी, जो भी विज्ञान आती है उन सभी की शिक्षा देने का काम और मॉनिटरिंग जो करता है, या इनमें कौन से व्यवसाय लाए जा सकते हैं, कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है ना, किस टेक्निक से पढ़ाएं तो इसकी गुणवत्ता बढ़ सकती है, ये काम ये करता है। तीसरा जो विभाग आता है उसका क्या नाम है दोस्तों? विस्तार सेवा विभाग। इनका काम क्या है दोस्तों? तो विस्तार सेवा विभाग क्या करता है कि जितनी भी आपके प्रशिक्षण दिए जाते हैं, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनके लिए जो भी अधिगम सामग्री या ट्रेनिंग के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है, अनुदेशन सामग्री की आवश्यकता होती है, वो अनुदेशन सामग्री उपलब्ध कौन करवाता है? विस्तार सेवा विभाग। सामाजिक विज्ञान और मानविकी विज्ञान क्या करता है? ये उन विषयों को ऊपर जोर देता है जो मानव जीवन के लिए जरूरी है, जैसे पर्यावरण हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गई, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, है ना, राजनीति शास्त्र हो गई, हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई। ऐसे विषयों को बढ़ावा देने के लिए कौन सा विभाग बनाया गया है आपके? ये तो ध्यान रखिएगा, RIE के अंतर्गत टोटल कितने विभाग काम करते हैं? RIE के अंतर्गत टोटल 4 विभाग काम करते हैं। शिक्षा विभाग, विज्ञान तथा गणित विभाग, विस्तार सेवा विभाग, और कौन सा हो जाएगा आपके कौन सा हो जाएगा आपके सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विज्ञान। अब अपन अंतिम पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत इनके कार्य क्या क्या है। RIE के कार्य बहुत छोटा टॉपिक है, ये कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन याद रखना है आपको RIE के कार्य क्या क्या है, किस किस कार्य के ऊपर RIE काम करती है, सबसे मेन चीज हो गई दोस्तों। देखिए, सबसे पहला काम यदि मैं करूं दोस्तों, तो इसका काम क्या है कि शिक्षक शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण शिक्षा हो, चाहे मानविकीय शिक्षा हो, इसका संचालन राष्ट्रीय स्तर पर करना। अपन यूं कह सकते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन, शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर करना। राज्य स्तर पर ना करके कैसे करना दोस्तों? राष्ट्रीय स्तर पर करना। एक तो इसका क्या हो जाएगा, ये स्तर पर करना, ये क्या हो जाएगा, इनका काम हो जाएगा, आपको याद रखना है। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि राज्य के अंदर अपन बात करते थे, राजस्थान में भी बात करें तो SCERT जो है, इसके बाद में अपन बात करें जो डाइट बनी हुई है आपके अंदर, ये जो शिक्षा के अंतर्गत काम करती है, SCERT हो गया, डाइट हो गया, सिटी कॉलेज वगैरह हो गए, इन सबको मार्गदर्शन देने का काम भी करती है, इन सबको एडवाइस देती है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये मार्गदर्शन देने का काम भी कौन करती है दोस्तों? तो RIE किया जाता है। तो शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो इनको संचालित करना, और SCERT डाइट CTE के ऊपर मॉनिटरिंग करना या एडवाइजर के रूप में काम करने का जो काम करती है, वो क्या करती है दोस्तों? यही करती है। फिर दोस्तों, जितनी भी राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियां आती है, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियां, तो जितनी भी राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियां आती है, उन राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों का जो संचालन किया जाता है, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों का क्या किया जाता है? संचालन जो किया जाता है, वो संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? संचालन और मार्गदर्शन, राष्ट्रीय शैक्षिक नीतियों का संचालन, मार्गदर्शन और क्रियान्वयन करने का जो काम करती हैं, वो भी यही संस्थान करती है। इंडिया लेवल पर यदि कोई भी चीज आपके राष्ट्रीय शैक्षिक नीति बनती है, उन सभी नीतियों को संचालन करने का काम, मार्गदर्शन करने का काम, और उनको अपन क्या कैसे क्रियान्वित करने का जो काम करती है, वो भी कौन करती है? आपके RIE करती है। ये आपको इसके संदर्भ में क्या करना है दोस्तों? ध्यान रखिए। फिर अपन बात करें राज्य तक अनुदेशन सामग्री को पहुंचाना। राज्य तक अनुदेशन, अनुदेशन सामग्री का मतलब जो आपको प्रशिक्षण में आवश्यकता होती है, अनुदेशन सामग्री को पहुंचाना। जो अनुदेशन के लिए खास सामग्री होती है, वो राज्यों तक पहुंचाने का काम जो करती है, वो भी कौन करती है? आपके ये जो कार्यभार रहता है, ये भी किसके ऊपर रहता है? आपके RIE के ऊपर रहता है दोस्तों। फिर दो काम तो नॉर्मल सी चीज आप सब जानते हैं, एक तो नवाचारों को जोड़ना और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना। नवाचार प्लस गुणवत्ता, ये तो सब में रहेगी, क्योंकि सबका उद्देश्य ये तो होता ही है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, और ये क्या हो जाएगा? आपके नवाचार हो जाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों प्रशिक्षण संबंधी कार्य भी करती है, ट्रेनिंग देने का काम भी है। शिक्षकों को क्या देती है दोस्तों? प्रशिक्षण कार्य। प्रशिक्षण किस किस को प्रशिक्षण दे सकती है ये? तो ध्यान रखिएगा, एक तो जो सेवा पूर्व होते हैं उनको भी, और सेवारत है उनको भी। मतलब जितने भी आपके अंदर सेवा पूर्व जो आपके BA BEd वाला, BA BEd जो वर्तमान में चलता है 4 वर्षीय पाठ्यक्रम, इस 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण देने का काम भी करती है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम BA BEd वाले का। फिर आपको पता है कि एक और चलती है आपके BSc BEd जो चलती है 4 वर्ष वाली। इस BSc BEd
बीएससी प्लस जो बीएड चलती है इसके अंदर भी प्रशिक्षण देने का काम कौन करती है, ये भी 4 वर्षीय वाली, ये भी कौन करती है दोस्तों, ये भी आपकी इसी संस्था के द्वारा किया जाता है। फिर आपको पता हो तो जो केवल बीएड चलती है 2 वर्ष वाली बीएड, 2 वर्षीय बीएड जो चलती है इनको भी ट्रेनिंग देने का काम यही करती है। 2 वर्षीय जो 2 साल की बीएड होती है उनको भी ट्रेनिंग देने का और करती है। और आपके 2 साल की जो केवल एमएड होती है, एमएड 2 वर्षीय एमएड जो है उनकी ट्रेनिंग देने का काम भी कौन करती है, आपके यही करती है। तो ध्यान रखना कि ये किस किस को ट्रेनिंग दे सकती है दोस्तों, तो ये किस किस को दे सकती है दोस्तों कि बीएड, एमएड, बीए बीएड और बीएससी बीएड को दे सकती है। ये तो हो गए सेवा पूर्व। सेवाकालीन आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी केंद्रीय संस्थान हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, उन सभी केंद्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय के टीचरों को ट्रेनिंग देने का काम कौन करती है दोस्तों। तो जितने भी नवोदय विद्यालय बने हुए हैं ये इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बने होते हैं। ये ना भारत के अंदर इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाने के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो ध्यान रखना केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक और नवोदय विद्यालय के जितने भी शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम जो करती है वो भी कौन करती है, RIE करती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। इसकी एक पत्रिका का नाम जरूर याद रख देना दोस्तों जिसका नाम है एजुकेशनल ट्रेंड्स, एजुकेशनल ट्रेंड। ये इसकी एक पत्रिका का नाम है जिसका संचालन इसके द्वारा किया जाता है। तो कौन सी पत्रिका का संचालन किया जाता है, तो क्या बताओगे, पत्रिका का संचालन किया जाता है एजुकेशनल ट्रेंड्स के नाम से एक पत्रिका है जिसका संचालन भी किसके द्वारा किया जाता है, इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें उद्देश्य क्या लिखाऊंगा मैं आपको, इसके उद्देश्य क्या क्या है तो सुन लो उद्देश्य क्या क्या है ना। लिख के भी आप इन उद्देश्यों को कुछ नहीं कर लोगे। शिक्षा में नवाचारों को जोड़ना, डीएमएस के जो टीचर होते हैं, मैंने बताया ना अजमेर के अंदर जो डीएमएस जो विद्यालय चलते हैं ना, मल्टीपर्पज वाले जो स्कूल्स होते हैं, तो ऐसे जो स्कूल्स होते हैं, डेमोस्ट्रेशन जो बना है डेमोस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल्स, ये जो डीएमएस होते हैं उन डीएमएस के टीचरों को प्रशिक्षण देने का काम भी करती है। ऐसे ईआरटी को समय समय पर मार्गदर्शन देती है। प्रशिक्षण में कोई यदि मान लीजिए कि कोई परिवर्तन करना है, कोई प्रशिक्षण सिलेबस में कोई चेंजेस करना है तो ये काम करती है। शिक्षण प्रशिक्षण की नीतियों का निर्माण करती है। राज्यों के ट्रेनिंग सेंटरों को मार्गदर्शन देने का काम करती है। ये इनके उद्देश्य कहलाते हैं। तो कोई मैटर नहीं करते, उद्देश्य कोई मैटर नहीं करते क्योंकि उद्देश्य के प्रश्न बन ही नहीं सकते। एक बार अपन थोड़ी सी तेज गति से एक बार इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि अपन एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था RIE रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी जब इसका वास्तविक नाम RIE ना होकर के क्या था, RCE स्कूल कॉलेज ऑफ एजुकेशन का नाम हुआ करता था, जो कि आगे जाकर के 1965 के अंदर क्या हो जाता है, RE का रूप ले लेता है। 1963 के अंतर्गत टोटल 4 RCE या RIE की स्थापना की गई थी। एक मैसूर था, एक भोपाल था, एक अजमेर था और एक भुवनेश्वर था। 1995 में 5वां RIE शिलांग को जोड़ा गया था जिसको भुवनेश्वर से अलग करके बनाया गया था। यह आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है। फिर अपन ने पढ़ा था कि अजमेर की बात की थी। इसका जो अजमेर जो है, इसका जो संबंधित विश्वविद्यालय है उसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है। इसके अंदर क्षेत्र अधिकार की अगर बात करें दोस्तों तो इसको उत्तरी क्षेत्र संस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य आते हैं और उसके बाद में आपके दिल्ली, चंडीगढ़ और क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे राज्यों को भी अजमेर के अंदर ऐड किया गया है। इसका कार्य क्षेत्र कहलाता है। मैसूर की बात करें दोस्तों, कर्नाटक में बात करें तो मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में जो बना हुआ है वो इनका क्षेत्रीय विद्यालय कहलाता है, जिसके ऊपर ये काम करती है दोस्तों। फिर आपको ध्यान रखना है क्षेत्राधिकार कौन कौन से, तो कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु है ना, आंध्र प्रदेश वगैरह इनके क्षेत्राधिकार कहलाएंगे। लक्षद्वीप और पाडुचेरी जो है वो क्या कहलाएगी, इनकी पुडुचेरी जो है क्या कहलाएगी, इनके केंद्र शासित प्रदेश। भुवनेश्वर को पूर्वी क्षेत्र के नाम से रखा गया था। उत्कल विश्वविद्यालय भुवनेश्वर जो है इसका संबंधित विश्वविद्यालय कहलाता है, जिसके अंदर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड जैसे राज्य आते हैं और अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश को भी इसके अंदर क्या किया गया है, ऐड किया गया है। फिर मैं बात करूं दोस्तों, भोपाल एमपी में बना हुआ है, इसको पश्चिमी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय जो है, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय जो है उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, इस विद्यालय के संबंधित इसका विश्वविद्यालय आपको याद रखना है जी। फिर क्षेत्राधिकार की बात करें, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है। शिलांग की बात करें, भुवनेश्वर से 1995 में अलग करके पूर्वोत्तर संस्थान का निर्माण किया था। इसको नॉर्थ ईस्ट हिल विश्वविद्यालय जो है इसका संबंधित विश्वविद्यालय कहलाता है दोस्तों। और मेघालय, असम, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम जो है इसके अंदर क्या आते हैं दोस्तों, क्षेत्रीय राज्यों के अंतर्गत आते हैं।
विभाग की बात करें, 4 विभाग इसके अंदर काम करते हैं। शिक्षा विभाग, विज्ञान गणित शिक्षा विभाग, विस्तार सेवा विभाग और सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी विभाग इसके अंदर काम करते हैं। कार्य क्या क्या है दोस्तों? शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करना, SCERT, डाइट, CTE जैसे कॉलेजों को मार्गदर्शन देने का काम करती है। राष्ट्रीय शैक्षिक जो नीतियां होती है उनका संचालन क्रियान्वयन का काम करती है दोस्तों। राज्य के अंदर अनुदेशन सामग्री को पहुंचाना, नवाचारों को जोड़ना, गुणवत्ता को जोड़ना, DMS स्कूलों का संचालन करना, ट्रेनिंग देना, BA, BEd, BSc, BEd की ट्रेनिंग देने का काम भी क्या करती है? यही करती है, आपको ध्यान रखिएगा। और इनकी पत्रिका का नाम क्या है? एजुकेशनल ट्रेंड जो है क्या कहलाएगी? इनकी पत्रिका कहलाएगी। ये आपके सिंपल और सरल तरीके से हो जाता है। RIE संस्थान जो कि सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक माना जाता है। थैंक यू।